सबसे पहले एक बार जोर से मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखो, मैं जब भी कहीं भी अपनी स्पीच देता हूं ना, तो उसकी जो शुरुआत है वो भारत माता से ही करता हूं। भारत माता की जय करके करता हूं। आज हम लोग इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं, उसकी मेन थीम क्या है? वो यही है, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक अंजलि जी, नीलिमा जोशी जी, चेतना कालरा जी, आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देता हूं कि आपने कार्यक्रम का आयोजन किया, एक विशेष दिन पर किया। और मैं देख रहा हूं सबसे ज़्यादा गैदरिंग भी महिलाओं की ही है। ये बहुत खुशी का पल है कि हमारे देश में, समाज में महिलाओं को जो स्थान जो मिलना चाहिए, वो अब धीरे धीरे वापस से प्राप्त होने लगा है। मुझे अच्छे से याद है कि अंजलि जी ने मुझे लास्ट ईयर एक प्रॉमिस किया था कि मैं जब अपना इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कराऊंगी रुद्र इवेंट के बैनर पर, तो मैं आपको ज़रूर आमंत्रित करूंगी। मुझे याद है वो अच्छे से। और जब इनका मेरे पास कल कॉल आया तो मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा, ज़रूर आऊँगा जब आप बुला रही हैं। मुझे अच्छे से याद है, आपने लास्ट ईयर भी कहा था। दोस्तों, विशेष रूप से मंच पर उपस्थित पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आपने समय निकाला, आप हमारे बीच में हैं। जो मेरे पिता हैं, जिनसे मैंने ज्योतिष सीखी है। मंचस्थ उपस्थित मंजू शर्मा जी महाराज जी, और द विकास पॉडकास्ट शो के जो आयोजक हैं रीमा जी और विकास जी, आप सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप देखेंगे कि वर्तमान जो केंद्र सरकार है, वो भी महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी कार्य कर रही है। जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कामकाजी महिला छात्रावास, ऐसी अनेक अनेक योजनाएं हैं जिसमें सरकार वो उदाहरण देने की कोशिश कर रही है कि महिलाएं भी पुरुष के बिल्कुल इक्वल हैं, और हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब मस्तिष्क संकुचित हो, विचारधारा थोड़ी शून्य हो, तो कहीं ना कहीं जो राइट्स, जो सम्मान समाज के अंदर महिलाओं को मिलना चाहिए, वो आज भी गांव देहात में नहीं मिल पा रहा। आज भी अगर आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में, आप जाएंगे राजस्थान में, आप जाएंगे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड की तरफ, तो आप देखेंगे कि आपको ही महसूस होगा कि कहीं ना कहीं महिलाओं को एक सीमित दायरे में रखा जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख करके कि आज की जो सरकारें हैं वो इस विषय में सोच रही हैं, और सोचना जरूरी भी है। आज मैं इस कार्यक्रम में जब इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं को पार्टिसिपेट करते हुए देख रहा हूं, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, तो मुझे खुशी हो रही है कि आज ज्योतिष के क्षेत्र में, चाहे वो टैरो का हो, चाहे वो वैदिक का हो, चाहे न्यूमरोलॉजी का हो, वास्तु का हो, कोई भी साइंस हो, उसमें आप आगे आ रही हैं, उसको समझ रही हैं, और बिल्कुल हमारे इक्वल ज्योतिष का प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसलिए एक जोरदार तालियां यहाँ उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनों के लिए। दोस्तों, माँ की जो ममता होती है ना, उसका कोई मोल नहीं होता। इसलिए जब हमारे सनातन हिंदू धर्म में कोई भी प्रार्थना करी जाती है, तो सबसे पहले यही कहा जाता है, तुमेव माता चा पिता तुमेव। यानी कि सबसे पहले जो वंदन किया जाता है
वो माता को ही किया जाता है। हमारी मनुस्मृति के अंदर वेद व्यास जी ने बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है कि जो माता है, जो माँ है, जो नारी है, वो पूजनीय है। उसको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में गुरु है। इसीलिए आज मैं इस कार्यक्रम में ये कहना चाहूँगा कि नारी ही शक्ति है, नारी ही ज्योत है, नारी ही प्रेम है, और नारी के बिना ये दुनिया अधूरी है। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा आपको। एक बार एक व्यक्ति मर्डर केस के अंदर जेल में होता है। उसका पूरा संपन्न परिवार है और काफ़ी बड़ा कुनबा है। उसको सज़ा हो जाती है, कन्विक्शन हो जाती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, जेल में चला जाता है। अब शुरू में जब व्यक्ति जेल में अंदर एंटर करता है ना, तो वहाँ 3 लोगों के कोर्ट जो जेल प्रशासन होता है वो नाम मेंशन कराता है कि भाई कौन वो लोग हैं जो इनसे मिलने आना चाहते हैं। तो उसमें नाम दिया जाता है माँ का कि भाई मेरी माँ मेरे से ज़रूर मिलने आए, मेरा पिता, मेरे भाई ये मुझसे मिलने आए। तो मैं इस कहानी के माध्यम से, जबकि ये हकीकत है, आपको बताना चाहता हूँ कि माँ की ममता कितनी गहरी होती है कि शुरू में उसके पिता उससे मिलने आते हैं, उसके भाई बहन भी उससे मिलने आते हैं, भाई, और माँ तो आती ही है। पर एक ऐसा टाइम आता है 1.5 साल 2 साल के बाद, जब पिता आना कम कर देते हैं, 2 महीने में, 3 महीने में, धीरे धीरे करके जो भाई है वो भी आना कम कर देता है, वो भी 4 महीने में, 5 महीने में एक बार मिलनी करने के लिए आ गया, यानी कि मिलने के लिए आ गया। पर जो माँ है ना, माँ की जो ममता है ना, वो उसके साथ सालों साल है। एक ऐसा डे नहीं जिस दिन उसकी माँ उससे मिलने के लिए ना आए। और जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बोला कि मेरा सबने साथ छोड़ा, एक ऐसा समय आया कि सब पीछे हट गए, पर अकेली मेरी माँ मेरे से मिलनी करने के लिए आती थी, मुझसे मिलने आती थी, और हर बार ये आके पूछती थी कि बेटा तू ठीक तो है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, खाना लेकर के आती थी, बना करके के लिए खा लेना। तो जो माँ का स्थान है, जो नारी का स्थान है, वो ऐसा स्थान है कि जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। पर यह बात हकीकत है कि कलयुगी जीवन है। आज के इस कलयुगी जीवन में अगर पुरुष के ऊपर दायित्व है, अगर आज सरकार पार्लियामेंट के अंदर भी महिलाओं को सीट रिजर्व कर रही है, अगर आज महिलाएं पायलट बन रही हैं, बड़ी बड़ी, वो तो बीजेपी ने हाल ही में बहुत अच्छा ताज़ा उदाहरण दिया है महिला की सीएम बना करके, 27 साल बाद जब बीजेपी की सरकार आई, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं दायित्व केवल हमारा ही नहीं, महिलाओं का भी यहाँ से बहुत बढ़ जाता है। पर लॉ ऐसे बन गए हैं, कानून ऐसे बन गए हैं, कलयुगी जीवन है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरा यूट्यूब पर भी डलेगा, फेसबुक पर भी डलेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इन कानूनों का मिसयूज करने से बचें। मैं कोई अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे ग्रुप तैयार हो गए, कुछ ऐसे गैंग तैयार हो गए जो कहीं ना कहीं इन कानूनों का भी मिसयूज करते हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों की ओर भी ध्यान देना होगा। और ज्योतिष के अंदर अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो देखिए, शुक्र का प्रभाव, जुपिटर का प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र, और जो शुक्र है वो जनरेशन को आगे बढ़ाता है। अगर शुक्र नहीं होता तो ये प्रेम का भाव नहीं होता, शुक्र नहीं होता तो आगे की जनरेशन्स नहीं बढ़ पाती, शुक्र नहीं होता तो अटैचमेंट नहीं होती।
शुक्र नहीं होता तो एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स नहीं होती। आज जो हम एक डॉग को भी प्यार से पुचकारते हैं तो वो भी हमारे पास खिंचा चला जाता है, वो समझ जाता है कि यार ये मेरे को बुला रहा है, ये मुझे प्यार कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे को ये चीज़ भी देखनी होगी कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर आ रहे हैं, ज्योतिष के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं और हम मिलकर के कर रहे हैं, तो हमारी जो इंटेंशन है वो बड़ी प्योर होनी चाहिए। हमारी इंटेंशन के अंदर स्वच्छता होनी चाहिए। हमारी इंटेंशन में ये होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का जो भला हो सके वो हम करें। पैसा प्राथमिकता होती है, ठीक है, धन बहुत ज़रूरी है, पर धन के साथ साथ क्योंकि जो हमारा दायित्व होता है एज एन एस्ट्रोलॉजर वो बहुत बड़ा होता है। चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हम सब जब इक्वल एक दूसरे के साथ, अब आप देखिए आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी में कितने सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। आप देखिए हमारे बीच में भी एक एस्ट्रोलॉजर ज्योति डबास जी हैं जो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल दी अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम करके, इतनी बड़ी गैदरिंग में करके, शॉर्ट टाइम में करके। यानी कि टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है, केवल उस टैलेंट को बाहर निकालना है। और टैलेंट कैसे बाहर निकलेगा? वो टैलेंट बाहर निकलेगा आपके हिम्मत से, वो टैलेंट बाहर निकलेगा आपकी कांस्टेंट मेहनत से, वो टैलेंट आपका बाहर निकलेगा जब आपके अंदर वो डेडिकेशन होगी। तो इसलिए आप अपने अंदर एक बार झांकिए, देखिए कि आपकी प्रतिभा क्या है, आप कहाँ पहुँच सकते हैं। हमारे बीच में अंजलि जी हैं, कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजर हैं, इतने कम से कम 15 सालों से मैं पिताजी से इनका नाम सुनता आ रहा हूँ मीडिया में, और ज्योतिष में तो विशेष रूप से बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों को बड़े बड़े साधना पर, ईश्वर पर लेकर के आने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे बीच में सूर्या अग्रवाल जी हैं, ये ऑर्गेनाइजर हैं, ये भी कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं, है ना। तो यानी कि आज हमारी एस्ट्रोलॉजी फील्ड हो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, अगर आज देश में पहली फाइटर पायलट अगर जेट की हमारी बनती है तो ये बहुत बड़ा खुशी का पल है। अगर हमारे हरियाणा से साक्षी मलिक गोल्ड लेकर के आती है तो ये बहुत बड़ा खुशी का पल है। यानी कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस केवल आगे बढ़ने की और आगे बढ़ाने की। अब वो कैसे चीज़ संभव हो पाएगी? जब हम उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, जब हम पुश करेंगे। अब ज़्यादातर क्या होता है, गांव देहात ग्रामीणों में बच्चा कुछ करना चाहता है उसको रोक दिया जाता है, कह देते हैं नहीं अरे छोड़ना, शादी कर देते हैं इसकी, 18 साल की होगी, 19 साल की होगी, शादी ब्याह होगी, घर अपना देखेगी, चूल्हा चौका देखेगी, अपना आगे का देखेंगी। ये जो एक मेंटेलिटी कहीं ना कहीं बनी हुई है आज भी गांव देहात ग्रामीण एरियो में, इस मेंटेलिटी से हमें बाहर निकलना होगा। और एक बात आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, मुझसे ज़्यादा जो मेरी यहाँ बहनें और माताएं बैठी हैं ना, वो इस काम को और अच्छे से कर सकती हैं। क्योंकि आप जब किसी को कन्वेंस करोगे, आप किसी को जब समझाओगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा समझेगा, पड़ेगा भी समाज के ऊपर। तो ये सारे ऐसे सुधार हैं, अगर हम इसको लोक भविष्य के रूप में देखें, इसके दूरगामी परिणामों को देखें, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के परिणामों को सोच करके चलें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर होने के नाते अभी मेरे से एक कल एस्ट्रोलॉजर का फ़ोन आया, वो मेरे से बोली कि हमने भी अभी यूट्यूब पर शुरुआत करी है आगे बढ़ने के लिए, पर बड़ी अड़चनें आ रही हैं, आगे बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं, कैसे वीडियो बनाएं, कैसे उनको वायरल करें, किस तरीके से आगे जाएं। तो अब मैंने ये सोचा कि देखो इनकी डेडिकेशन, तो मैंने ना उनसे पूछे कुछ सवाल। मैंने कहा भाई क्या करना चाहती हो, क्या इंटेंशन है, क्या है आपका मतलब मेन इंटेंशन क्या है, आप किस सोच के साथ यूट्यूब पे आई हो, आप एक इस माइंडसेट के साथ आई हो कि अरे यार यूट्यूब से तो बड़ी इनकम होती है, लाखों रुपए कमाते हैं, वीडियोस चलती हैं तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, फेसबुक से इंस्टा से अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो चलो वीडियो को बनाते हैं, ये आगे बढ़ेंगी, वीडियोस चलेंगी तो पैसा आएगा। एक ये माइंडसेट है, या ये माइंडसेट है कि भाई ठीक है हम एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, क्या सोच है? तो जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं फाइनेंशियली बहुत साउंड हूँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
पर बस एक चीज़ है कि फेम चाहती हूँ, नाम चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा फेम हो, मेरा नाम हो, दुनिया मुझे जाने एक अच्छे ज्योतिषी होने के नाते। तो मैंने उनको फिर गाइड किया, उनको समझाया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी कि मैंने कहा इस तरीके से आप आगे बढ़ सकती हैं। तो मित्रों, मेरा केवल और केवल जो मेरी इंटेंशन है कहने की, जैसा अभी अंजलि जी ने मुझे एक बात बोली कि आप ये चीज़ ज़रूर बताना कि आपकी जो जर्नी रही वो कैसी रही। आपने इतनी कम उम्र के अंदर एक यूट्यूब पर इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग प्राप्त करी, तो वो कैसे करी? क्योंकि हमारे प्रोग्राम में काफ़ी बड़ी तादाद में नारी शक्ति रहेगी। तो मैंने कहा मैं ज़रूर बताऊंगा, मैं इनफैक्ट जो होगा वो मैं सपोर्ट भी करूंगा। तो मैंने उनको, मैं ये बोलना चाहता हूँ इस मंच से कि देखिए, हम जब भी किसी भी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस काम के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, जो मैंने अब तक समझा अपने एक्सपीरियंस में, वो है पागलपन, यानी कि वो जुनून। उसको मैं पागलपन वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपका जो माइंड है वो इतना ज़्यादा अलाइन हो जाए अपने काम के लिए, इतना ज़्यादा अलाइन हो जाए कि आप अपने लक्ष्य से ना भटको। पिछले 8-10 महीने में मेरे को, पिताजी को लक्ष्य से भटकाने का बड़ा प्रयास किया गया, पर हम नहीं भटके। हमारा काम कांस्टेंट इसी रेशियो में, इसी तरीके से चल रहा है। आपको ये माइंडसेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने LLB करी, LLM करी, उसके बाद मैं, क्योंकि मेरी कुंडली के अंदर ऐसे योग हैं, गुरु शुक्र की युति बनी हुई है कि मैं आध्यात्म में, न्याय में, एस्ट्रोलॉजी में, इन सब चीज़ों में मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने सोचा कि अब LLB भी हो गई, LLM भी हो गई, BA पॉलिटिकल साइंस से मैं पास आउट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैंने कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट करी। मैंने 4-4.5 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करी। करने के बाद फिर मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ पर मेरा रुझान ज़्यादा बढ़ता चला गया। वो इसलिए बढ़ता गया कि जब मैं कोर्ट में भी होता था तो वहाँ जैसे मैट्रिमोनियल केसेस बड़े आते थे, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम मांग ली अपने सीनियर को बोल के, कुंडली थोड़ा सा देखा, लगा यार कि इनका तो शनि राहु शनि राहु शनि राहु, ज़्यादातर जिसका मैंने देखा 7th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का कारक ये पीड़ित हैं। तो मेरे को ही समझ में आने लगा कि यार ज्योतिष तो बड़ी ट्रू है। मतलब इतनी कुंडलियाँ सिर्फ शनि राहु और केतु के कारण बर्बाद हो गई, दशाओं के कारण बर्बाद हो गई, अंतर दशाओं के कारण डिस्टर्ब हो गई। इसका मतलब ये बड़ा गहरा विज्ञान है। सीख तो मैंने बहुत पहले ही लिया था, पिताजी ने बहुत कम उम्र में ही ज्योतिष के अध्ययन में मुझे डाल दिया था। फिर मैं एक्टिवली यूट्यूब पर सन 2016 से एक्टिव हुआ। अब जब 2016 से मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनके ना मन में बहुत ये ख्याल बहुत बार आता होगा कि हम भी अपना प्लेटफॉर्म चालू करें यूट्यूब फेसबुक का, हम भी जो है वीडियोस बना करके डालें। तो आप के सामने क्या चैलेंजेस आएंगे एज ए क्रिएटर? सबसे पहली चीज़ आपके सामने जो चैलेंज आएगा वो आएगा कंटेंट का, कि आपको कंटेंट क्या डालना है। क्रिएटर का तो काम ही होता है कि कंटेंट क्रिएट करना, और साथ में कांस्टेंट मेहनत। अब 2016 में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरी वीडियोस पर 10, 20, 30 व्यूज़ आते थे, खाली 50 व्यूज़ आते थे। अब उस समय पर ये लगता था कि यार ये तो कुछ भी व्यूज़ नहीं आ रहे, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। पर फिर अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग कि नहीं, कोई बात नहीं, कांस्टेंट मेहनत करो, करते रहो, उसका फल ज़रूर मिलेगा, पर करो ईमानदारी से। करते रहे। बहुत बार डाउन भी हुए, अप हुए, डाउन हुए, और आज खुशी है कि आज 2 मिलियन 20 लाख फॉलोअर्स ज्योतिष की फील्ड में मेरे हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि आज जो मैं हूँ आप लोगों के सपोर्ट से हूँ, आप लोग देखते हो तो मैं हूँ। दूसरी बात कि एस्ट्रोलॉजी हमारी एक ऐसी फील्ड है, इसके अंदर मान सम्मान की कोई कमी नहीं है, बहुत मान सम्मान है, बहुत ज़्यादा है। पर इसमें क्या ड्रॉबैक होता है हमारे साथ में कि जब हमारी 2-4 प्रेडिक्शन भी गलत हो जाएं, प्रेडिक्शन ठीक ना हो, तो 1 सेकंड में हमारे ऊपर हमें टारगेट कर दिया जाता है। तो हमारे को प्लस और माइनस
दोनों सोच के चलना पड़ेगा। ज्योतिष के अंदर हमारे को खाली प्रेडिक्शन से काम नहीं चलेगा कि आप सोचो कि आपने ग्रहों को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, आपने ग्रहों पर बहुत अच्छी आपकी पकड़ है, ट्रांजिट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है, बट साथ में आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, आपको एक अच्छा ब्रेन रीडर भी होना चाहिए, आपको सामने वाले के बैठने के तरीके से, उसके हाव भाव से, उसके पहनने ओढ़ने से आपको इतना माइंड आपका खुल जाना चाहिए कि आप ये चीज़ फील कर जाओ सामने वाले से कि इसका शुक्र कमज़ोर होगा या इसका सूर्य कमज़ोर होगा या इसका कौन सा ग्रह कमज़ोर होगा। अब जैसे छोटी सी एक बात करता हूँ आपसे और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब कोई व्यक्ति आपके सामने आकर के बैठा कुंडली दिखाने के लिए, अब एक ही चीज़ को वो बार बार रिपीट करे। आपसे उसने कोई क्वेश्चन किया, आपने उसको उत्तर दे दिया, उसके बाद फिर 2-3 मिनट बाद उसी बात को रिपीट कर रहा है, फिर आपने उत्तर दे दिया, उसके बाद फिर उसी बात को रिपीट कर रहा है। यानी कि वो आपसे 3 से 4 बार एक ही चीज़ को क्रॉस वेरीफाई कर रहा है, एक ही चीज़ को रिपीट करके घुमा के क्वेश्चन कर रहा है। तो आपको इतना माइंड में आ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति मन से तो वेवरिंग है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मन से वेवरिंग है, इसीलिए इसको एक ही बात को 4 बार सुन के आत्मसंतुष्टि होती है। अब ऐसे ही कोई व्यक्ति आपके पास आकर के बैठ जाए और आकर के बात करे, पूरे कॉन्फिडेंस में बात करे, पंडित जी बस ऐसे है, ये है, कुछ नहीं है, बस इतने हम से ही चल रहा है, और बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतना नाम सुना है, और बस ये है कि हम तो सोचा कि एक बार आपसे डिस्कस करें। वो अगर आपको उसकी वाणी के अंदर, उसके शब्दों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त क्लैरिटी लग रही है, उसकी जो लय है, आपको जो टोन है वो एक ही वे में लग रही है, आपको लग रहा है कि इसका जो कॉन्फिडेंस है, जो इसका बात करने का तरीका बड़ा अच्छा है, तो आप उससे 3 से 4 चीज़ों को जज कर सकते हो। आप ये जज कर सकते हो कि वाणी के कारक जो बृहस्पति होते हैं वो कहीं ना कहीं इसके मजबूत हो सकते हैं। अगर इसके अंदर इतना आत्मविश्वास है, यानी कि इसका सूर्य जो है तो कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका के अंदर मजबूत स्थिति में हो सकता है। आपको लग रहा है कि बार बार ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है, इस तरीके से दे रहा है, पंडित जी ऐसे है, ये है, आप ऐसे देखिए, वैसे देखिए, ऐसे, उसकी बॉडी अगर बहुत साइन कर रही है, हिल रही है, डुल रही है, उसकी ये उंगली चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है, यानी कि वो अपनी बातों के साथ अपनी बॉडी को भी साथ में एक्सप्रेशन दे रहा है। आप समझ जाओगे कि यार ये व्यक्ति का जो सूर्य है ना वो कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रांग है। और अगर वो आपकी बातों को बड़ा काट रहा है, अगर वो आपके उत्तर से पहले नया क्वेश्चन रेज कर देता है, आपने उसका प्रॉपर आंसर नहीं दिया, फिर आप उसने कोई बड़ी स्पष्टता के साथ कोई प्रश्न आपके सामने रख दिया, क्लैरिटी के साथ रख दिया, आपको फिर इतना माइंड में लाया ना जाना चाहिए कि ये व्यक्ति तर्क वितर्क वाला है। इसका कहीं ना कहीं जो मंगल है, जो मार्स है, वो भी जन्म पत्रिका के अंदर अच्छी जगह पर बैठा है, या तो बुद्धि के ऊपर बैठा हुआ है या फिर वाणी के ऊपर बैठा हुआ है, या उसका लगन का और पंचम का यानी कि शरीर का और बुद्धि का कोई ऐसा संबंध बना हुआ है जिससे वो तर्क के दृष्टिकोण से चीजों को बात कर रहा है। तो आपको ये सब चीजें ऐसे पता चल जाएंगी। और आपके सामने आकर के बैठ गया, सुस्ता करके बैठ गया, देख लो पंडित जी कुछ बता दो, आपने बता दिया, और देख लो कुछ बता दो, कुछ हो जाए तो देख लो जी कुछ और क्या है, आप फिर बता दिया। लड़के का कैसे रहेगा, लड़के का कैसे रहेगा, देख लो जरा लड़के का, अरे कैसा रहेगा लड़के का, पूछो ढंग से। तो आपको व्यक्ति को देख करके उस तरीके से उसके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाना पड़ेगा कि ये आदमी कहीं ना कहीं ढीला है, शनि से पीड़ित है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या इसका शनि और चंद्रमा की युति है, या कहीं ऐसी जगह पर प्लेस है कि आने के बाद पहले का तो तसल्ली से बैठेगा, धीरे धीरे प्रश्नों को करेगा, आधे अधूरे क्वेश्चन करेगा, प्रश्नों में पूरी क्लैरिटी नहीं होगी, तो आप समझ जाओगे कि ये शनि से प्रभावित व्यक्ति हो सकता है। अब यहाँ उसके चंद्रमा को मजबूत करो, फिर यहाँ उसके शनि को उठाओ, उसके चंद्रमा को उठाओ, उसकी काउंसलिंग करो, उसको मजबूत करो, और उसको थोड़ा टाइट भी कर दो, करना पड़े तो, क्योंकि वो व्यक्ति आपके पास आया है तो उसको टाइट करो। अरे यार ढंग से क्वेश्चन पूछो ना, आप क्या ऐसे सुसा के पूछ रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, मेरे पास आए हो, कुंडली दिखाने आए हो, पैसे दोगे, ढंग से पूछो, कॉन्फिडेंस से पूछो, क्यों घबरा रहे हो, मस्त होकर के पूछो। फिर वो एकदम से सीधा बैठेगा, जी पंडित जी, अच्छा ये बताइए, ये बताइए। यानी कि कई बार हमारे को अपने क्लाइंट के ही मोराल को उठाना पड़ेगा। अगर अब वो आपसे पूछना बहुत कुछ चाहता पर पूछ ही नहीं पा रहा,
क्योंकि उसके अंदर वो आत्मविश्वास डेवलप नहीं हो रहा, पर जानना चाहता है, तो उसको ये कॉन्फिडेंस दो कि भाई पूछ, क्या पूछना, पूछ खुल के। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। एक बार पुनः आप सभी को महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे ऑर्गेनाइज़र अंजलि जी को, नीलिमा जोशी जी को, चेतना जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे से आपका स्वभाव है, बहुत मिलनसार है, जब भी मिलते हैं बड़ा मान सम्मान आप देते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और चेतना जी के तो चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहती है, इनसे कभी भी मिले हैं हमेशा बड़ा मुस्कुरा कर बड़े प्यार से जो है स्वागत करती हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। अभी आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री राम।